सोम की बात सुन रोनित उसे गुस्से में देखने लगा, पर जैसे सोम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोनित सोम को देखते हुए अपने मन में बोला, जीजू तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिए, इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। रोनित के चेहरे पर इस वक्त शैतानी मुस्कान थी। मीरा को पीछे खड़ी थी, वो एक रिंग लेकर आए और टिया को देते हुए बोली, टिया इसे रोनित को पहना दो। टिया शौक होकर रिंग को देखती है, वो बोली, ये रिंग? तो आकाश बोला, ये सब अपने बॉयफ्रेंड नहीं होने वाले पति से पूछो। टिया सवालिया नजरों से रोनित को देखती है। रोनित बस टिया को देख मुस्कुरा देता है, जिसके बाद टिया ने रोनित को रिंग पहना दी, जिसे देख सभी तालियां बजाते हैं। जिसके बाद सभी ने साथ में फोटो शूट कराया और खूब मस्ती और डांस किया, जिसमें सबसे ज्यादा डांस रोनी और रूही ने किया था। रोनित तो अपनी सगाई होने की खुशी में नाच रहा था और रूही को तो डांस करना पहले से पसंद था। ऐसे ही पार्टी खत्म हो गई। धीरे धीरे सारे गेस्ट वहां से चले गए। अब वहां कुछ खास मेहमान और घर वाले ही बचे थे। सब थक हार कर हॉल में बैठे थे। वाणी बच्चों को लेकर पहले ही कमरे में आराम करने जा चुकी थी। दादू, ग्रेनी, निर्मला जी, विवेक जी भी अपने अपने कमरे में चले गए। अब नीचे हॉल में अभय, नित्या, रूही आदि सोम, मीरा, रोनित और टिया थे। सभी रोनित और टिया को हो घूर रहे थे, जो इस वक्त एक दूसरे से चिपके लवी डवी हुए जा रहे थे। जिसे देख आदि चिढ़ते हुए रोनित से बोला, अबे वो साले कुछ तो शर्म कर, या सब बैच खाया। यहाँ सबके सामने ही शुरू हो गया, कम से कम जगह का ख्याल तो कर ले। जिस पर रोनित, जो टिया की गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था, वो आदि को देख इसे चिढ़ाते हुए बोला, जिसे ज्यादा शर्म लग रही है वो यहाँ से जा सकता है, मैंने उसे रोका नहीं है। तो अभय गुस्से पर आवाज में रोनित से बोला, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है? तो रोनित बोला, भाई यार प्लीज, कितने दिनों बाद आज मौका मिला है, इसलिए आज नहीं। अभय रोनित को नागावरी से अपना सर हिलाता है। नित्या, जो अभय के बगल में बैठी थी, वो अभय के कंधे पर अपना सर रख देती है। नित्या के चेहरे पर थकावट साफ देखी जा सकती थी, जिसे महसूस कर अभय नित्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। अचानक से बाहों में उठाने के कारण नित्या चौंक गई। वो अपनी आंखें फाड़े अभय को देखती है। नित्या कसमसाकर उसकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश करती है। वहीं रूही और मीरा तो दोनों को बड़े प्यार से देख रही थी। वहीं नित्या का शर्म से बुरा हाल था। वो अभय को खुद को नीचे उतारने को कहती है, लेकिन अभय उसकी एक नहीं सुनता और सबको गुड नाइट बोल वो नित्या को वहां से लेकर चला जाता है। सभी उन्हें जाते हुए देख रहे थे, जिसके जाने के बाद रोनित भी टिया को अपनी बाहों में उठाकर वहां से लेकर चला गया। जाते हुए रोनित कह रहा था, बेबी यहाँ बड़ों के बीच हमारा कोई काम नहीं, हम चलकर आराम करते हैं। दोनों वहां से चले गए। रूही उन्हें जाते देख अपने गाल पर प्यार से हाथ रख कहती है, ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। जिसे सुन आदि मुंह बनाकर बोला, इसे क्यूट नहीं, लंगूर के हाथ में अंगूर लगना कहते हैं। आदि की बात सुन रूही चिढ़ गई। धीमे धीमे करके सब अपने कमरे में चले गए। नित्या के रूम में अभय ने नित्या को अपनी बाहों में ली, उसके कमरे के अंदर जा उसे बाध पर बैठा दिया। अभय और नित्या दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नित्या को अपनी बाहों से उतार अभय नित्या के ऊपर झुकने लगा। अभय, जिसकी नजर कब से नित्या के हाथ लिपस्टिक लगी खूबसूरत होठों पर थी, जिन्हें देखते हुए अभय को अपना गला सूखता महसूस होता है। अभय अपने गले को गीला करने के लिए अपना सलाइवा निगलते हुए नित्या के ऊपर झुकने लगा। वहीं अभय को अपने इतने करीब देख नित्या के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उसे अभय का एहसास अच्छा लग रहा था, जिसे महसूस करते हुए नित्या अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। उसके होठ कांप रहे थे। अभय पूरी तरह से नित्या के ऊपर झूल गया। वही नित्या को लग रहा था कि अभय उसे किस करने वाला है। वो ये सोच रही थी उसने किस करने के लिए अपने मुंह से पाउट बना लिया कि तभी उसके उलट अभय नित्या के कान पास जाकर अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन में छोड़ते हुए सेडेक्टिव आवाज में बोला, थैंक यू मुझ पर भरोसा कर मुझे एक मौका देने के लिए। इतना कह अभय नित्या के माथे पर किसकर उससे दूर हो गया। वहीं अभय की छुअन से अपने में सिकुड़ती हुई नित्या को जब कुछ एहसास नहीं तो वो धीमे से अपनी आंखें खोलकर देखती है। जहां उसके सामने बैठा अभय उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुरा रहा था। अभय को खुद पर हंसते देख नित्या चिढ़ गई। उसके गाल ये सोचकर गुलाबी हो गए कि वो अभय को किस करने वाली थी। नित्या को शर्मते देख अभय उसे परेशान करते हुए बोला, अगर तुम कहो तो हम भी कर सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले तुम सोच रही थी। कहकर अभय अपने होठों को अपनी उंगली से सहला नित्या को आंख मार देता है। नित्या आंखें फाड़े अभय की हरकत देख रही थी। वो बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। अभय नित्या के करीब जा उससे बोला, जान अब अपनी होने वाली बीवी से कैसा शर्माना। आखिर आगे चलकर हमें तो वो करना ही है, इसलिए क्यों न हम इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू कर दे। अगर तुम कहो तो। अभय ने लास्ट वाली लाइन जोर देकर कही थी। वहीं अभय की बेशर्मी भरी बातें सुनकर नित्या का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसे अपने गालों पर जलन महसूस होने लगी। वहीं अभय को नित्या को परेशान करने में मजा आ रहा था। नित्या अभय से अपनी लड़खड़ाती रूम बोली, आप यहाँ से चले जाए, हमें नींद आ रही है। अभय नित्या के बेड पर लेटते हुए उससे बोला, हाँ तो मैंने कब रोका है, तुम आराम से सो, मैं यही हूँ। नित्या को अभय को देख हैरान थी। अभय बदल चुका था। हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान जिसे दूर से ठीक से बात करना तक नहीं आता था, आज वो एक लड़की जो उसकी होने वाली वाइफ थे उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वहीं अभय के बदले बर्ताव को नित्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अभय को देखते हुए नित्या अपने मन में बोली, ये आदमी कोई बहरूपिया तो नहीं जो अभय जी का भेष रखकर यहाँ आ गया। वहीं अभय नित्या के चेहरे के भाव देख उसके मन की बात समझ चुका था। वो बोला, बेबी मैं तुम्हारा ही अभय हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे चेक कर सकती हो। जिसके आगे अभय कुछ ऐसा बोला जिसे सुनते ही नित्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? रोनित कैसे लेगा आपका रिवेंज? अभय और नित्या की लव स्टोरी क्या रंग लाएगी? अभय ने नित्या से क्या कहा? ऑडियो बाय साकिल JX07। अभय के बदले बर्ताव को नित्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अभय को देखते हुए नित्या अपने मन में बोली, ये आदमी कोई बहरूपिया तो नहीं जो अभय जी का भेष रखकर यहाँ आ गया। वहीं अभय नित्या के चेहरे के भाव देख उसके मन की बात समझ चुका था। वो बोला, बेबी मैं तुम्हारा ही अभय हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे चेक कर सकती हो। जिसके आगे अभय कुछ ऐसा बोला जिसे सुनते ही नित्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। नित्या अभय के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप इतने बेशर्म कब से हो गए? हटिए, हमें सोना है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। चलो साथ में सोते हैं। नित्या की बात पूरी होती ही अभय उससे बोला। अभय की पकड़ इस वक्त नित्या की कमर पर कसी हुई थी। नित्या चाहकर भी उससे दूर नहीं जा रही थी। वहीं नित्या को ऐसे शर्माते देख अभय को मजा आ रहा था। जब अभय नित्या से दूर नहीं हुआ तब नित्या अपना मासूम सा बना अभय की आंखों में देखते हुए बोली, हमें सच में नींद आ रही है, प्लीज जाए ना। नित्या के मासूम चेहरे को देख अभय से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपने कठोर होठ से नित्या के लाल होठों को ब्लॉक कर उसे किस करने लगा।
अभय के अचानक से किस करने से नित्या शोक में थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अभय क्या कर रहा है, वो अभय को धक्का से उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन वो अभय को 1 इंच भी नहीं हिला पा रही थी। वहीं उसके ऐसा करने से अभय इरिटेट हो चुका था। उसने नित्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर अपने दूसरे हाथ से उसकी खुली कमर सहलाने लगा। नित्या अभय की छुअन से पिघल रही थी। उसे कहीं ना कहीं अभय का अपने करीब आना अच्छा लग रहा था। नित्या अब शांत हो अभय को उसके मन का करने देती है। नित्या को कुछ न करते देख अभय उसे डीपली किस करने लगा। नित्या अभय के एहसास को अपने अंदर समा रही थी। 20 मिनट की लंबी किस के बाद जब नित्या को सांसें उखड़ने लगी, तब जाकर अभय ने इसे छोड़ा। दोनों के माथे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, जिसे देख अभय अपनी आंखें बंद खुद को कंट्रोल करने लगा। वो अभी नित्या के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को संभाला और नित्या से दूर हो दूसरी तरफ अपना मुंह करके खड़ा जो गया और नित्या से बोला, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद सो जाना। वहीं नित्या जो अभी भी अपनी आंखें बंद कर अभय को महसूस कर रही थी, अभय की बात सुन उसने अपनी आंखें खोली। नित्या एक नजर खुद को देखती है। उसका दुपट्टा उससे अलग हो चुका था, जिससे उसका सीना और कमर साफ दिख रही थी। ये महसूस होते ही नित्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों से खुद को ढक लिया। वो अभय को बिना कोई जवाब दिए फौरन से बाथरूम में भाग गई। नित्या को ऐसे जाते देख अभय के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। नित्या बाथरूम जा अंदर से दरवाजा लगा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे अभी भी अभय की छुअन अपने ऊपर महसूस हो रही थी। नित्या जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को निहारने लगी। नित्या के लिए ये सब पहली बार था। उसे अभय के अपने करीब आना अच्छा लग रहा था, और शायद यही कारण था उसने अभय को नहीं रोका। नित्या कुछ देर तक खुद को शीशे में देखते हुए शांत करती है। फिर अपने पकड़े उतर फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद उसे ध्यान आता है कि जल्दबाजी में वो अपने पकड़े लेकर ही नहीं आई। ये सोचते ही नित्या ने अपने सर पर हाथ मार लिया। वो खुद से बड़बड़ाकर बोली, पागल लड़की। नित्या परेशान होकर बोली, क्या होगा अगर अभय की बाहर हुए, मैं अब क्या करूं? तभी नित्या की नजर बगल में रखे बाथरोब पर गई। नित्या ने जल्दी से बाथरोब पहना और बाथरूम का दरवाजा धीमे से खोलकर कमरे के बाहर झांकने लगी, जहां उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। ये महसूस होते ही कि अभय जो चुका है, नित्या के चैन की सांस ली। वो बाथरूम से बाहर आए और अलमीरा के पास जा अपने पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। वो अभी कपड़े निकाल रही थी कि उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ चलने लगे। ये महसूस होते जी नित्या का गला सूखने लगा। नित्या को डरे देख अभय नित्या के कान पास जा अपनी कर्कश आवाज में बोला, शिशिश मैं हूँ। जिसे सुन नित्या ने चैन की सांस ली। लेकिन कैसे ही उसे अपनी हालत का एहसास हुआ, शर्म से उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी पकड़ अपने बाथरोब पर कस गई। वहीं अभय जो फोन पर किसी बात करने बालकनी में चला गया था, जब वो लौटा तो उसने नित्या को बाथरोब में देखा। सफेद बाथरोब में नित्या हॉट और सेक्सी लग रही थी, जिसे ऐसे देख अभय खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और नित्या के पास चला गया। अभय जो नित्या की गर्दन पर प्यार से अपने होठ फिरा रहा था, उसे नित्या को आवाज आई। नित्या हकलाते हुए बोली, आप अभी तक गए नहीं? तो अभय नित्या को अपनी बाहों में उठा उसे बेड पर लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। अभय को अपने इतने करीब देख नित्या जैसे सांस लेना भूल गई। नित्या अपनी आंखें फाड़े सामने अभय को देख रही थी। तभी उसे अपने बाथरोब की नॉट ढीली होते हुए महसूस हुई।
अभय उसके बाथरोब को खोल रहा था। ये महसूस होते ही नित्या ने जल्दी से अभय के हाथ पर अपना हाथ रख अपना सर ना में हिलाने लगी। नित्या का मासूम चेहरा देख अभय ने गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल करने को कोशिश करने लगा। अभय ने नित्या के होठों पर लाइट किस किया और फिर उसके बगल में लेट उसे अपनी बाहों में भर नित्या की गर्दन पर अपना सर घुसा उससे धीमी आवाज में बोला, सो जाओ। नित्या को अभय अपने इतने करीब देख अजीब महसूस कर रही थी, उसके पेट तितलियां उड़ रही थी। ये महसूस करते जी नित्या अभय से बोली, आप यहाँ सोएंगे। अभय जिसकी आंखें बंद थी वो वैसे ही बोला, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिस पर नित्या शांत हो गई। आखिर वो कहती भी क्या? नित्या को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें खोल अभय के हैंडसम चेहरे को देखने लगी जो सोते हुए और प्यारा लग रहा था। नित्या अभय को देख रही थी कि अभय की आवाज आई, क्या तुम कुछ और करना चाहती हो? अगर हाँ तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नित्या अभय की बात का मतलब समझ चुकी थी। वो अपनी आंखें फाड़ अभय को देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले अभय बोला, सो जाओ यार, मुझे भी सोने दो, सुबह जल्दी उठना भी है। अभय की बात सुन नित्या इसे घूरने लगी। वो अपने मन में बोली, इनके कहने का मतलब क्या है कि हम उन्हें सोने नहीं दे रहे? अगर इतनी हो प्रॉब्लम है तो अपने कमरे में जाकर सोए ना, यहाँ क्यों हमारे पास आए हैं? नित्या को अभी तक ना सोते देख अब अभय चिढ़कर बोला, अब अगर तुम नहीं सोई तो मैं तुम्हें रात भर नहीं सोने दूंगा, रात भर अपने नीचे रखूंगा। अभय की धमकी सुन नित्या डर गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देख अभय के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने नित्या को आराम से अपनी बाहों में भर और सुकून से सो गया। ना जाने कितने दिनों बाद आज उसे अपना सुकून नित्या मिली थी। वहीं दूसरी तरफ रात के 12 बजे जयपुर से दूर एक बंगले में, जहां इस वक्त पूरी तरह से अंधेरा छाया था, वो देखने में काफी डरावना लग रहा था। वहां इस कोई नहीं था। बंगले के अंदर एक एक खाली कमरा जिसमें कुछ तस्वीरें जिनके सामने सैंडल्स जल रही थी, जिनका उजाला पूरे कमरे में फैल रहा था। वहीं उन तस्वीरों कर सामने एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल होगी वो बैठा था। मोमबत्ती के उजाले में इसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। वो इस वक्त गुस्से में दिख रहा था। तभी कमरे में आदमी की डरावनी आवाज गूंजी, मैं कभी उस अभय राणा को खुश नहीं रहने दूंगा। मैं उससे उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। उससे उसकी हर वो चीज, हर वो इंसान को इसकी खुशियों की वजह है, उसे उससे दूर होना होगा। मैं नहीं देख सकता उस कमीने को खुश। उसे मरना होगा, हर उस इंसान को मरना होगा जो उसके करीब होगा। उन सब के लिए तड़पेगा वो, ठीक वैसे जैसे मैं तड़प रहा हूँ। कहते हुए आदमी की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो सामने तस्वीर को देखते हुए आगे बोला, उसकी वजह से आप सब मुझसे दूर हो गए। मैं अनाथ हो गया। मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। उसके है अपने को जिसने उसका साथ दिया। अब समय आ चुका है गहरे आज सामने लाने का। अब होगा उसका मुझसे आमना सामना। पिछली बार तू बच गया था, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। तुझे मरना होना अभय राणा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। वो इस वक्त किसी साइको की तरह लग रहा था जो अभय से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। कि होगा आगे की कहानी में? क्या होने एक अभय और नित्या? कौन है ये अनजान आदमी? और ये किन गहरे राज के बारे में बात कर रहा है? क्या दुश्मनी है इसकी अभय से? क्या अभय इससे बच पाएगा? ऑडियो बाय साकिर JX07। अब समय आ चुका है गहरे आज सामने लाने का। अब होगा उसका मुझसे आमना सामना। पिछली बार तू बच गया था, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। तुझे मरना होना अभय राणा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा।
वो इस वक्त किसी साइको की तरह लग रहा था जो अभय से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगली सुबह जयपुर। नित्या की जब नींद खुली तब वो अकेली बेड पर लेटी थी। अभय रात को कमरे से चला गया था, जिसे देख नित्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जिसके बाद वो उठकर रेडी हुई और नीचे हॉल में आ गई, जहां ग्रेनी दादू विवेक जी के साथ में बैठे बात कर रहे थे। जिन्हें देख नित्या ने जाकर पहले सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर ग्रेनी से बोली, दादी बाकी सब कहाँ है? निर्मला जी बोली, और कहाँ होंगे, सो रहे हैं सब, देखिए सुबह के 8 बजे गए, लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं। निर्मला जी नाराजगी जताते हुए बोली, जिस पर ग्रेनी उन्हें डांटते हुए बोली, आप क्यों हमारे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है? कभी तो बेचारों को सोने की फुर्सत मिलती है, वरना जब देखो तब काम काम हो लगे रहते हैं। डांट सुनकर निर्मला जी का मुंह बन गया, जिसे देख बाकी सब उन पर हंसने लगे। तभी सीढ़ियों से आकाश और वाणी अपनी गोद में अवी और अनी को लिए नीचे आ गए। वाणी आते हुए बोली, क्या बात है, बहुत हंसी ढिढोली चल रही है, कोई हमें भी तो बताए। वाणी की आवाज सुनकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया। वहीं निर्मला जी अपने पोतों को देख आंखें चमक उठी। वो जल्दी से गई और वाणी की गोद से अवी को ले लिया। वहीं ग्रेनी ने अनी को, और दोनों सबको इग्नोर करके बच्चों के साथ खेलने लगी, जिसे देख सभी हंस दिए। थोड़ी ही देर में बाकी सब भी नीचे आ गए, लेकिन रोनित अब तक नीचे नहीं आया था। आदि हॉल में सब जगह अपनी नजरें दौड़ाते हुए खुद से बोला, क्या बात है, आज साला गायब। आदि की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही अभय, जो सोफे पर बैठे कॉफी पी रहा था, वो बोला, वो गायब नहीं हुआ बल्कि तुम्हें गायब करने का प्लान बना रहा है, कमरे में बैठकर। अभय की बात सुनकर सभी हंसने लगे। वहीं आदि सोम के कान पास जा धीमे से बोला, ये साला कभी नहीं सुधरने वाला। जिसे सुन सोम अपने चेहरे कर शरारती मुस्कान लिए बोला, और मैं उसे सुधरने भी नहीं दूंगा। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी रोनित भागते हुए नीचे आया और सीधा जाकर मीरा और रूही के पीछे से गले लग गया और बोला, गुड मॉर्निंग सिसो। रूही और मीरा भी रोनित को मुस्कुराकर मॉर्निंग विश करती है। वहां सभी को रोनित के बचपने के बारे में पता था, इसलिए किसी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदि और सोम दोनों रोनित को अपनी बीवी से गले लगे देख जल भून गए। शायद रोनित भी उन्हें जानबूझकर जला रहा था। रोनित ने दोनों के गाल पर किस किया, फिर वो आदि और सोम के पास गया और उनके गले लग गया। दोनों के गले लगे रोनित बोला, मेरे प्यारे जीजू अब तैयार हो जाओ मेरा वार सहने के लिए। इतना वो डेविल स्माइल लिए दोनों से दूर हुआ, लेकिन अभी भी दोनों रोनित को घूर रहे थे। जिसके बाद जा रोनित सबसे गले मिला, सिर्फ आकाश को छोड़कर। जिसके बाद सबने साथ में नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद सब एक साथ हॉल में बैठे थे। बाकी बड़े अपने अपने कमरे में आराम करने का चुके थे। सभी बैठे बातें कर रहे थे कि तभी रोनी एक्साइटेड होकर खड़ा हुआ और बोला, अब जब हम जयपुर आए हैं तो क्यों न कहीं घूमते चले। रोनित की बात सुनते ही सभी लड़कियां खुश हो गई। वहीं आदि, सोम, आकाश और रोनित चारों के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। आदि घूरकर इसे देखता है, वो बोला, कोई कहीं नहीं जा रहा। अभी रोनित भी बात खत्म होती उससे पहले ही रूही आदि को पैनी नजरों से देखते हुए बोली, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले। तभी मीरा आगे बोली, हम तो जाएंगे घूमने, अगर आपको नहीं जाना तो रहिए यहीं। टिया एक्साइटेड होकर बोली, हमें भी जयपुर घूमना है। अब सब वाणी को तरफ देखते हैं। वाणी कुछ सोचकर जाने से मना कर देती है, क्योंकि अभी भी उसके बच्चे छोटे थे, जिन्हें ज्यादा भीड़ भाड़ में ले जाना सही नहीं
सबके कहने पर सभी जयपुर घूमने के लिए रेडी हो गए। कुछ ही देर में सभी तैयार होकर नीचे हॉल में थे, जिनमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड रोनित था। रोनित को देखते हुए सोम आदि से बोला, इस साले के बच्चे ने जरूर कुछ कांड किया होगा, हमें फंसाने के लिए, इसलिए ही इससे बचकर रहना होगा। आदि अपना सर हाँ में हिलाता है। वहीं रोनित अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, अब लेगा रोनित अपना बदला। कुछ ही देर में वाणी आकाश बच्चों को छोड़ सभी जयपुर की सैर के लिए निकल गए। वो महल से निकले थे कि कुछ गाड़ियां उनका पीछा करने लगी, जो उनके गार्ड्स नहीं थे। सब अपनी मस्ती में मगन थे, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ वही आदमी अपने कमरे में बैठे शैतानों की तरह हंस रहा था। वो हंसते हुए बोला, अभय राणा, इस बार तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, और जो भी तेरी मदद करेगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर कौन है ये अनजान शख्स और अभय को मारना चाहता है? जयपुर की सैर क्या रंग लाएगी? और रोनित कौन सा प्लान बना रहा है अपने जीजू के खिलाफ? कौन कर रहा है उनका पीछा, क्या वो बच पाएंगे? ऑडियो बाय साकिल JX07। कुछ ही देर में वाणी आकाश बच्चों को छोड़ सभी जयपुर की सैर के लिए निकल गए। वो महल से निकले थे कि कुछ गाड़ियां उनका पीछा करने लगी, जो उनके गार्ड्स नहीं थे। सब अपनी मस्ती में मगन थे, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ वही आदमी अपने कमरे में बैठे शैतानों की तरह हंस रहा था। वो हंसते हुए बोला, अभय राणा, इस बार तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, और जो भी तेरी मदद करेगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी हंसी काफी डरावनी लग रही थी। जयपुर की गलियों में सभी घूमने में बिजी थे। सभी ने साथ में खूब मस्ती की और रोनित ने सबको परेशान किया। दिन भर घूमने के बाद शाम को सब वापस महल आ रहे थे। उनकी गाड़ियां अभी सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। सभी अपने में मगन चले जा रहे थे कि अचानक से कुछ फटने की आवाज आई, जिसे सुन सब परेशान हो गए। जिस कार अभय था उस कार का टायर पंचर हो गया, जिस कारण उनके पीछे आ रही गाड़ियां भी रुक गई। आदि कार चला रहा था, उसने बाहर निकल कर देखा, फिर थोड़े गुस्से में बोला, इस टायर को अभी भी पंचर होना था। वो बोल ही रहा था कि वहां पास अभय आ गया। उसने टायर को देखा जो पंचर हो चुका था। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी कीलों पर गई, जिसे देखते ही उसका चेहरा डरावना हो गया। उसने फौरन से आदि को कहा, आदि तुरंत कार में बैठो। पर इससे पहले आदि कुछ समझ पाता, वहां अंधेरे को चीरती हुई कई सारी गाड़ियां आ गई, जिनकी हेडलाइट सीधा अभय की कार पर जाकर पड़ी। देखते ही देखते उन्हें कई सारी गाड़ियों ने घेर लिया। ये देख आदि हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वहीं नित्या मीरा ये सब देखकर डर गई थी, लेकिन रूही नहीं डरी, जैसे उसके लिए ये सब रोज की बात हो। रूही भी माफिया से थी, लेकिन इस बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। कोष्टक। रोनित और सोम जल्दी कार से नीचे उतरने लगे। कार से उतरते हुए उन्होंने मीरा और नित्या को वाणी और आकाश को फोन लगाने को कहा। दोनों आकर आदि और अभय के साथ खड़े हो गए। उन सबके हाथों में गन थी। चारों ही गुस्से में दिख रहे थे, जैसे अभी सबका राम नहीं सत्य कर देंगे। तभी सामने रुकी गाड़ियों से आदमी बाहर निकले, जिनके हाथों में गन थी। वही अपने सामने खड़े आदमी को देख उसकी भौहें तंग गई, क्योंकि उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि उसके माँ बाप को मारने वाला शख्स खड़ा था, जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। हालांकि उसने अपना चेहरे ढक रखा था, पर अभय ने उसके गले पर पड़ी माला और हाथ में पहनी रिंग से उसे पहचान लिया था।
जिसे देख अभय का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। अभय आदमी से कुछ कहता उससे पहले ही आदमी बोला, कैसे हो कुंवर अभय राणा, मेरे हिसाब से ठीक ही होगे। सुना है आजकल कुछ ज्यादा ही खुश रह रहे हो। अच्छा, तुम्हें तुम्हारा प्यार जो मिल गया। उसकी बात सुन आदि और सोम कंफ्यूज थे। क्या आदमी पहले से अभय को जानता था? क्या ये अभय का दुश्मन था? तभी आदमी आगे बोला, लेकिन क्या है, मुझसे तुम्हारी खुशियां देखी नहीं जा रही। अब क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूं, इसलिए चला आया यहाँ तुम्हारी खुशियां छीनने। लेकिन आज का प्लान थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसके बदले में तुम्हारी जान लूंगा। कहकर वो शैतानों की तरह हंसने लगा। वही कार में बैठी रूही ने जल्दी से किसी को कॉल किया और उसे यहाँ आने को बोला। मीरा ने भी वाणी और आकाश को कॉल लगा दिया था, लेकिन आकाश का फोन नहीं लग रहा था। इसलिए वाणी बच्चों को निर्मला जी पास छोड़कर अकेली ही उन्हें बचाने के लिए निकल चुकी थी। दूसरी तरफ अभय गुस्से में बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी खुशियां देखते ही अपने बिल से बाहर निकल आओगे तो मैं पहले ही ऐसा कर चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज तुझे मारकर हम अपने माँ बाबा का बदला तुझे जरूर लेंगे। अभय की बात सुन आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुझे क्या लगता एच कि तू इन नमूनों के साथ मिलकर मुझे पाएगा? तो ये तेरी गलत फहमी है। इस बार तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। जो काम वर्षों पहले रह गया था वो अब पूरी होगा। इतना कहकर आदमी अपने गुंडों को उन पर हमला करने को कहता है। आदमी ने चिल्लाकर कहा, सबको मार दो, बाद इस अभय राणा को जिंदा रखना, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। आदमी की बात खत्म हुई थी कि वहां फायरिंग स्टार्ट हो गई। अभय, रोनित, सोम और आदि चारों मिलकर उन सबका सामना कर रहे थे। वही गोलियों की आवाज सुन कार में बैठी नित्या और मीरा डर के मारे रोने ही लगी थी। तभी रूही दोनों के पास आई और दोनों को समझाते हुए बोली, देखो हमें कुछ नहीं होगा, तुम दोनों बाद कार से बाहर मत निकालना। कहते हुए रूही बाहर जाने लगी तो नित्या और मीरा रूही का हाथ पकड़ उसे बाहर जाने से मना करती है। लेकिन रूही दोनों को दिलासा देकर से बाहर निकल गई। वही आदि जो कार के पीछे छिपकर फायरिंग कर रहा था, तभी एक आदमी छिपकर उसके ऊपर गोली चलाने वाला था कि उससे पहले ही आदि के कान के बिल्कुल बगल से एक गोली निकलकर गई और आदमी के सर पर जा लगी। अचानक से अपने बगल से गोली निकलते देख आदि बिल्कुल सन्न रह गया। वो अपनी आंखें फाड़े सामने उस ओर देखने लगा जहां से गोली चली थी। जहां देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रूही अपने हाथ में गन पकड़े फुल टशन के साथ सामने हमलावरों पर गोलियां बरसाए जा रही थी। अभी तक उसका एक निशाना नहीं चुका था। ये देख आदि हैरान था। उसे अपनी बीवी के इस टैलेंट के बारे में पता ही नहीं था। आखिर वो इतनी अच्छी शूटर कैसे है? लेकिन अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं था। उसने रूही से ध्यान हटाया और सामने आदमियों को मारने लगा। वही रोनित की नजर जब रूही पर गई तो अनायास ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रोनित रूही को देखते हुए बोला, आज बड़े दिनों बाद त्रिदेवी के दर्शन हुए। आदमी ने जब उन 5 लोगों को अपने आदमियों पर भारी पड़ते देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, निकम्मो कहीं के, तुम लोगों से ये 5 लोग नहीं मारे जा रहे। भूंज डालो सबको। अपने बॉस का ऑर्डर सुन आदमी जोश में आ गए। तभी एक गोली सीधा जाकर सोम के सीने में लगी, जो बिल्कुल उसके दिल के पास लगी थी, जिसे देखते ही सब डर गए। आदि सोम से थोड़ी ही दूरी पर था। वो सोम को देख चिल्लाया, सोम! इसी के साथ सभी सोम की तरफ भागे। रूही भी सोम को तरफ भागी। उसने उस आदमी को मार डाला था जिसने सोम पर गोली चलाई थी। सब गाड़ियों के पीछे छिपे थे।
जिस कार में मीरा और नित्या थी उसके सारे कांच टूट चुके थे, जिससे उनको काफी खरोंच आई थी। अब वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। अभय के हाथ में भी गोली लगी थी, जिससे खून लगातार बह रहा था। आदमी अपने आदमी को इशारा कर उसे देखने को कहता है, जिसपे एक गुंडा अपना सर हिला गन लोड कर धीमे कदमों से आगे की तरफ बढ़ने लगा। वहीं कार के पीछे आदि सोम का सर अपने गोद में रखे बैठा था। सोम, जिसकी आंखें बंद हो रही थी, उसका काफी खून बह चुका था। अभय को भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये सब उसके कारण ही हो रहा था। अभय अपनी गन को हाथ में कसके पकड़ते हुए रोनित से बोला, रोनी तुम सबको यहाँ से लेकर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। जिस पर रोनित फौरन से मना करते हुए बोला, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बड़े भैया। रूही भी अभय पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हें मार डालेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे तुम्हें छोड़कर। अभय रूही को समझाते हुए बोला, तुम समझने की कोशिश करो। अभी सबसे ज्यादा जरूरी सोम की और बाकी सबकी की जान बचाना है। लेकिन रूही नहीं मानती। तभी वहां फिर से गोली चलने की आवाज आई। जो आदमी उन्हें चेक करने आया था वो रूही को गोली मारने वाला था, लेकिन इससे पहले वो रूही को गोली मारता एक गोली उसके जिस्म को चीरते हुए निकल गई। सबने देखा सामने से ब्लैक कलर की थार वहां आ रही थी। कार आकर ठीक उनके पास रुक गई। उसके ठीक पीछे कुछ गाड़ियां और थी, जिनमें त्रिदेवियों के गार्ड्स आए हुए थे। आते ही उन्होंने गुंडों पर हमला शुरू कर दिया और फिर से वहां लड़ाई स्टार्ट हो गई। वही त्रिदेवियों के गार्ड्स देख आदि हैरान था। तभी थार का गेट खुला और उससे वाणी, जिसने इस वक्त पूरे काले कपड़े पहन रखे थे, जिसमें वो डेविल लग रही थी, आदि को नजर उस पर ठहर गई। इसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, इनके जवाब उसके पास नहीं थे। वाणी जल्दी से उनके पास आई, तब तक मीरा और नित्या भी वहां आ चुकी थी। मीरा ने जैसे ही सोम को बेहोश देखा उसकी आंखों से आंसू बह गए और वो फूट फूट कर रोने लगी, जिसे देख नित्या उसे संभालने को कोशिश करने लगी। वाणी को भी बुरा लग रहा था, लेकिन ये टाइम रोने का नहीं, हिम्मत के काम लेने का था। उसने जल्दी से रोनित को ऑर्डर दे सबको यहाँ से ले जाने को कहा, जिस पर रूही और रोनित फौरन से मना कर देते हैं। लेकिन वाणी को गुस्से में देख उन्हें मानना पड़ता है, इसलिए दोनों बुझे मन से आदि सोम, नित्या और मीरा को ले वहां से जाने लगे। अभय अभी भी वाणी के साथ था क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था। आखिर में वाणी उसके लिए मान गई। सब कार में बैठ चुके थे। रोनित ड्राइविंग सीट पर बैठा था। तभी रूही वाणी को देख उसकी फिक्र करते हुए बोली, प्लीज अपना ख्याल रखना और जल्दी से वापस आना। वाणी बस मुस्कुराकर उसे देखती है। उन सबके जाने के बाद वाणी की मुस्कान अचानक से गुस्से में बदल गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन लोड की और बिना किसी की परवाह किए गुंडों को मारते हुए आदमी उनके लीडर की तरफ बढ़ गई। अभय भी उसके साथ था। अब दोनों तरफ से बराबर को टक्कर चल रही थी कि तभी वहां धमाके होने शुरू हो गए। देखते ही देखते कई सारी गाड़ियां एक साथ ब्लास्ट होने लगी। वहां का मंजर काफी डरावना हो चुका था, ऊपर से अंधेरी रात। कुछ ही देर में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। धुआं छटने में कम से कम 5 मिनट लगे। जैसे ही धुआं वहां से हटा चारों तरफ शांति छा गई। जमीन पर कितने सारे लोग मरे पड़े थे, तो वहीं कुछ घायल जो दर्द से तड़प रहे थे। चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। तभी वहां कुछ ही देर में कई सारी गाड़ियां आकर रुकी, जिनमें में आकाश अपने गार्ड्स के आया था, लेकिन यहाँ की शांति और तबाही को देख उसका दिल बैठ सा गया। वहीं कई सारी लाशें ऐसी थी जिन्हें पहचान पाना मुश्किल हो चुका था। क्या होगा कहानी में आगे? किसने किया हमला?
क्या हुआ अभय और वाणी का? क्या बच पाएंगे वो? ऑडियो बाय साकिल JX07। वाणी बस मुस्कुरा कर रही है। उन सबके जाने के बाद वाणी की मुस्कान अचानक से गुस्से में बदल गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन लोड की और बिना किसी की परवाह किए गुंडों को मारते हुए आदमी उनके लीडर की तरफ बढ़ गई। अभय भी उसके साथ था। अब दोनों तरफ से बराबर को टक्कर चल रही थी कि तभी वहां धमाके होने शुरू हो गए। देखते ही देखते कई सारी गाड़ियां एक साथ ब्लास्ट होने लगी। वहां का मंजर काफी डरावना हो चुका था, ऊपर से अंधेरी रात। कुछ ही देर में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। धुआं छटने में कम से कम 5 मिनट लगे। जैसे ही धुआं वहां से हटा चारों तरफ शांति छा गई। जमीन पर कितने सारे लोग मरे पड़े थे, तो वहीं कुछ घायल जो दर्द से तड़प रहे थे। चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। तभी वहां कुछ ही देर में कई सारी गाड़ियां आकर रुकी, जिनमें में आकाश अपने गार्ड्स के साथ आया था। लेकिन यहाँ की शांति और तबाही को देख उसका दिल बैठ सा गया। वहीं कई सारी लाशें ऐसी थी जिन्हें पहचान पाना मुश्किल हो चुका था। अब आगे आकाश अपने गार्ड्स को वहां सबको देखने को कहता है और खुद भी पागलों की तरह यहाँ वहां वाणी को ढूंढने लगता है। पर वहां हुए ब्लास्ट के कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लाशों के ढेरों को देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। सारे गार्ड्स भी काफी डरे हुए थे, क्योंकि सभी जानते थे अगर वाणी को कुछ हुआ तो आकाश किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो सभी तलाशी कर रहे थे कि तभी आकाश के पैर के नीचे कुछ आ गया। आकाश रुककर अपना पैर एक कदम पीछे लेता है। जैसे ही उसकी नजर पैर के नीचे आई चीज पर पड़ती है, उसकी सांस रुक जाती है। वो जल्दी से नीचे झुककर उसे उठाता है। वो मंगलसूत्र था, जिसमें यूनिक डिजाइन से एव लिखा था। ये देखते ही आकाश की आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ गया। वो अपने कांपते हाथों से टूटे हुए मंगलसूत्र को देखता है, जो कि वाणी का था। वो जोर से चिल्लाते हुए गार्ड्स को और जल्दी जल्दी तलाशी लेने का ऑर्डर देता है, जिससे डरकर सभी आसपास के एरिया को भी चेक करने लगते हैं। वही आकाश थोड़ी देर पहले की बात सोचने लगता है, जब वो महल से वाणी से झगड़कर निकला था। दरअसल वाणी आकाश को काम करने से मना कर रही थी, लेकिन आकाश उसकी बात नहीं मानता और उससे नाराज होकर ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद वो मीटिंग में होने के कारण किसी का भी कॉल नहीं उठा रहा था। 2 घंटे की मीटिंग के बाद जब वो अपने फोन पर आए करीब 50 मिस्ड कॉल देखता है तो हैरान हो जाता है। आदि, रोनित, नित्या, मैक्स, वाणी सभी की मिस्ड कॉल को देख वो जल्दी से आदि को कॉल करता है, जिससे बात करने के बाद उसे उन पर हुए हमले के बारे में पता चलता है। जिसके बाद वो फौरन से सब कुछ छोड़ जहां हमला हुआ था वहां के लिए निकल जाता है। पर शायद उसे आने में देर हो चुकी थी। वो ये सब सोच रहा था कि तभी एक गार्ड जो सभी गोरद्र का हेड था, वो डरते हुए आकाश के सामने आया और अपना सर झुका हकलाते हुए बोला, बो बॉस मैम, हमें कहीं नहीं मिली और ना ही अभय सर का कुछ पता चला है। ये सुनते ही आकाश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो चिल्लाकर गार्ड से बोला, मुझे मेरी वाणी किसी भी हालत में चाहिए। जाओ उसे ढूंढो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं अपनी कब्र अपने हाथों से खोदना। आकाश की आवाज इतनी डरावनी थी कि गार्ड वही खड़ा खड़ा कांपने लगा। बेचारे को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आकाश आज किसी मौत के देवता की तरह लग रहा था। गार्ड पूरी हिम्मत जुटाकर आकाश को ग्रीट कर वहां से भगा जाता है। जिसके बाद आकाश सामने बिछी लाशों को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए कहता है, जिसने भी ये किया है उसे मैं अपने हाथों से मौत दूंगा। दूसरी ओर सिटी हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी क्योंकि मैक्स को गोली लगी थी और आदि भी घायल था। पूरे हॉस्पिटल को आकाश के गार्ड्स ने घेर रखा था। वहीं अंदर ऑपरेशन रूम में मैक्स था, जिसका ऑपरेशन चल रहा था। बाहर आदि, रोनित, रूही, मीरा, नित्या सभी बैठे एकटक ऑपरेशन थिएटर के बाहर जल रही लाल बत्ती को देख रहे थे। तभी नित्या अचानक से जोर जोर से रोने लगी, जिसे देख सभी घबरा गए। नित्या रोते हुए बोली, क्यों किसी को हमारी खुशी देखी नहीं जाती? क्यों? बड़ी मुश्किल से कुछ अच्छा होने जा रहा था पर अब फिर से वही। रोते रोते नित्या की सांसें फूलने लगी थी, जिसे रुद्र और मीरा संभालने की कोशिश कर रही थी, पर नित्या बेहोश हो जाती है, जिसे रोनित जल्दी से अपनी गोद में उठाकर वहीं पास के एक विप वार्ड में जाकर लेटा देता है, जिसका डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। नित्या को देखने के बाद डॉक्टर सामने खड़े रोनित और सभी से बोले, ये सिर्फ स्ट्रेस और ज्यादा रोने को वजह से बेहोश हुई है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद रूही नित्या का हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठ गई। उसकी आंखें नम थी। वो अपनी नम आंखों से बोली, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। मीरा रूही के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। वो बातें कर रहे थे कि तभी रोनित का फोन बजता है। रोनित एक कोने में जा बात कर वापस आता है। उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे। वो सबके पास वापस आता है। रोनित के परेशान चेहरे को देख आदि उससे पूछता है, क्या हुआ? रोनित परेशान हो बोला, मैम और अभय भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। जिस पर रूही चिल्लाते हुए बोली, व्हाट? आखिर कहाँ जा सकते हैं दोनों? फिर खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोली, सारी गलती मेरी है, मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं वहां से ना आती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। आदि रूही को दिलासा देते हुए बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद पर ब्लेम लगाना बंद करो। लेकिन रूही किसी की बात सुनने को रेडी नहीं थी। वो पैनिक करने लगी थी, जिसे आदि बड़ी मुश्किल से संभालता है। अब तक महल में भी सबको इस बारे में पता लग चुका था, इसलिए सभी हॉस्पिटल आ गए थे। रूही को रोते देख रूही की माँ उसके पास जा उसे संभालते हुए कहती है, बेटा अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? रूही जो खुद को दोष दे रो रही थी, बच्चों का जिक्र सुन वो शांत हो जाती है और अपना सर उठाकर सामने अविनाश और अवनी को देखती है, जो दोनों रोए जा रहे थे। रूही जल्दी से खड़ी हो जाकर अवनी को अपनी गोद में ले उसे शांत कराने लगती है। वहीं मीरा जाकर अविनाश को अपनी गोद में ले लेती है। बच्चों में लगकर दोनों का मन थोड़ी देर के लिए उस बात से डाइवर्ट हो जाता है। 2 घंटे बाद मैक्स का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जिसके बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। पर उससे अभी कोई नहीं मिल सकता था। ऐसे ही पूरा निकल गया। पूरा दिन किसी ने कुछ नहीं खाया पिया था। सभी भूखे हॉस्पिटल में बैठे थे। बड़ों के कहने पर रूही और मीरा मजबूरन महल वापस आ जाती है, क्योंकि उन्हें बच्चों को संभालना था। जैसे ही इस बारे में अमन को पता चलता है, वो साक्षी को मुंबई में अकेला छोड़कर जयपुर आ जाता है। रात को 10 बजे मैक्स को होश आता है। मैक्स की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने आदि, रोनित को देखता है, जिन्हें देखते ही वो मीरा और बाकी सबके बारे में पूछता है। आदि उसे आराम करने का कह बोलता है, तुम अभी रेस्ट करो, और मीरा और रूही महल चली गई है। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैक्स अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा करता है। उसके मन में कई सारे सवाल थे, जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। ऐसे ही पूरे 5 दिन बीत गए थे। मैक्स काफी हद तक ठीक हो चुका था।
इस वक्त आदि, रूही, मीरा, अमन उसके पास थे। सभी परेशान दिख रहे थे। मैक्स तभी उनसे वाणी और आरव के बारे में पूछता है, जिस पर सभी खामोश रहते हैं। जिसका मतलब था, ना। नित्या की हालत भी काफी खराब हो गई थी। वो बिल्कुल शांत हो गई थी, ना किसी से बात करना, ना कुछ रिएक्ट करना। वो एक मूर्ति की तरह हो गई थी, जिसमें जान तो थी पर जान में जान नहीं थी। वो इमोशनलेस हो चुकी थी। बस चुपचाप बैठी रहती थी। वही जब से वाणी लापता हुई थी तभी से आकाश भी किसी से नहीं मिला था। उसने जैसे खुद को इनविजिबल कर लिया था। सभी को उसकी बहुत फिक्र होती थी, पर उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। हॉस्पिटल में अवी और अनी भी मौजूद थे, जिन्हें रूही लेते हुए बोली, जब तक मेरी वानू वापस नहीं आ जाती तब तक उसके बच्चों का ख्याल हम सब मिलकर रखेंगे। जिस पर सभी हामी भरते हैं। पर उनमें से किसी को भी ये यकीन नहीं था कि शायद अब कभी वाणी वापस आएगी, क्योंकि हमले वाली जगह से बहुत सा सामान वाणी का और अभय का मिला था। लेकिन आकाश इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार बिना रुके वाणी को ढूंढ रहा था, पर घर वालों की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ती है, क्योंकि वहां जितना भी प्रूफ मिला था, इससे ये साबित होता था कि सभी के साथ वाणी और आरव भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सोच सोचकर कि आकाश पूरा टूट गया था। अब वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जाएगा, अपनी और वाणी की निशानी, जिन्हें वो जान से ज्यादा प्यार करते थे। क्या होगा आगे? क्या सच में वाणी और आरव हमले में मारे गए, या अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है? क्या ढूंढ पाएगा आकाश असली मुजरिम को? क्या होगा आकाश का? कौन देखेगा उनके बच्चे? कैसे बदलेगी सबकी जिंदगी? इसी सस्पेंस के साथ इसका पहला सीजन खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हम दूसरे सीजन में देखेंगे, जो यहीं से स्टार्ट होगी जहां पहला सीजन खत्म हुआ है। और अगर आप लोग स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं।